मेरा नाम शहजाद है और मेरा ताल्लुक एक मुतवस्सित घराने से है। अम्मी की वफ़ात के बाद मेरे अब्बू ने ही हम दोनों भाइयों को पाला और अम्मी की कमी महसूस नहीं होने दी। अब्बू की ख्वाहिश पर ही मैंने मुकाबले का इम्तिहान दिया था और बहुत शिद्दत से उसके रिज़ल्ट का इंतज़ार कर रहा था। आज सुबह से ही दिल बहुत बेचैन था क्योंकि रात को रिज़ल्ट आने की खबर मिल चुकी थी। मैं रात को कंप्यूटर के सामने बैठा अपने नतीजे का इंतज़ार कर रहा था कि अचानक मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरा नाम पुकारा है। उस वक्त तो मैंने वहम समझकर टाल दिया और मुकाबले के इम्तिहान में पास होने की खुशी में आधी रात को मिठाई लेने चला गया, जहाँ एक जिन्नज़ादी मुझे देखते ही मुझ पर आशिक हो गई। घर आया तो ये देखकर हैरान रह गया कि वो तो दुल्हन बनकर मेरे कमरे में बैठी है। मैंने उससे पूछा कि वो कौन है और क्या चाहती है, तो उसने कहा कि मेरा नाम शहजाद है और मैं एक मुतवस्सित घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ। हम 2 भाई हैं। हमारे घर में अब्बू समेत हम बस 3 अफराद ही रहते थे। मेरे बचपन में ही अम्मी का इंतकाल हो गया था। अब्बू पुलिस में मुलाजिम थे। उन्होंने ख़ानदान भर के कहने के बावजूद दूसरी शादी नहीं की क्योंकि वो हम पर सौतेली माँ का साया नहीं पड़ने देना चाहते थे। उन्होंने अपनी जॉब के साथ हम दोनों भाइयों को भी संभाला और हर मुमकिन कोशिश की कि हमें कभी भी माँ की कमी महसूस ना हो, और वो अपनी इस कोशिश में काफ़ी हद तक कामयाब भी रहे थे क्योंकि हम दोनों भाइयों को भी अपने वालिद से वैसी ही मोहब्बत थी जैसी वो हमसे करते थे। उन्होंने अपनी जवानी हम दोनों को अपनी कुल मताह समझकर लुटा दी थी, इसलिए अब हमारा भी फ़र्ज़ था कि हम भी उनका दिलो जान से ख्याल रखें और उन्हें किसी चीज़ की कमी ना होने दें। बड़े भाई ने अब्बू की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए पुलिस फोर्स ज्वाइन कर ली थी और मैं उन दिनों मुकाबले के इम्तिहान यानी CSS के पेपर्स की तैयारी में मसरूफ़ था, जब मुझे पहली बार घर में किसी नस्वानी वजूद की मौजूदगी का एहसास हुआ। ये उन दिनों की बात है जब मैं दिन रात की परवाह किए बगैर हर वक्त बस किताबों में सर दिए रखता था। मुझे न खाने का होश था न ही पीने का। अब्बू एक बार फिर मेहरबान माँ की तरह मेरी फ़िक्र करते और मुझे वक्फे वक्फे से कुछ न कुछ खाने पीने के लिए दे जाते, साथ ये ताकीद भी करते कि अब खा लेना, ये ना हो खाना पड़े पड़े ख़राब हो जाए। हर रोज़ की तरह अब्बू खाना रख कर चले गए थे। मैं उस वक्त भी पढ़ने में मसरूफ़ था। आधी रात गुजर गई तो मैं खाना गर्म करने की नीयत से उठा, लेकिन ये क्या, रोज़ाना ठंडा बर्फ़ बनने वाला खाना आज गर्म ही था, यूँ जैसे किसी ने अभी गर्म करके रखा। मैं अभी इस पर ही हैरान हो रहा था कि ऐसे महसूस हुआ जैसे मुझे कोई देख रहा हो। पहले तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि ये सब क्या हो रहा है। फिर मैंने अपना वहम समझकर टाल दिया। क्योंकि मैं आज सारा दिन कमरे से बाहर नहीं निकला था, इसलिए मेरा ख्याल था कि मैं एक ही जगह बैठकर और सारा वक्त पढ़ते रहने की वजह से जहनी तौर पर थक गया हूँ, इसीलिए चुपचाप खाना खाया और सो गया। अगले कुछ दिन सुकून से गुजरे। मेरा मामूल वही रहा, बस हर वक्त किताबों में घुसा रहना, जिसकी वजह से अक्सर मेरा बड़ा भाई मुझसे खफा ही रहता था। उसे किस्मत से ही छुट्टी मिलती थी और वो भी यहाँ आकर ज़ाया ही हो जाती थी क्योंकि मैं उसको वक्त नहीं दे सकता था। लेकिन मेरे लिए अब्बू का ख्वाब उस वक्त सबसे अहम था, जिसके लिए मैं दिलो जान से मेहनत कर रहा था। आखिर वो दिन भी आ गए कि मेरे इम्तिहानात शुरू हो गए। अब्बू की दुआओं और मेरी मेहनत का नतीजा आने वाला था। आज सुबह से अब्बू और भाई मुझसे कई बार पूछ चुके थे। हम तीनों की ही जान पर बनी हुई थी क्योंकि मेरा मुस्तकबिल मेरे रिजल्ट से जुड़ा हुआ था। अब्बू तो इंतज़ार करके सो गए, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। रिजल्ट अनाउंस होने का वक्त रात 12 बजे का था और 12 बजने में चंद मिनट ही बाकी थे कि मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है, और ऐसे लग रहा था जैसे बिल्कुल मेरे पास कोई बैठकर मुझे घूर रहा हो। मैंने आंखें फाड़ फाड़ कर देखा, लेकिन मुझे कोई नज़र नहीं आया, मगर कोई तो था जो मेरे अलावा उस कमरे में मौजूद था। मैंने सर झटक कर दोबारा अपना फोकस कंप्यूटर पर किया जहाँ रिजल्ट अपलोड होने ही वाला था। एन उसी लम्हे बिजली बंद हुई, लेकिन अजीब बात यह थी कि कंप्यूटर चल रहा था और उस पर वाज़ेह तौर पर मेरा नाम सबसे पहले नंबर पर था। मैं खुश तो था, लेकिन मुझे हैरत इस बात की थी कि बिजली ना होने के बावजूद कंप्यूटर कैसे चल रहा है। मैं अभी इसी शशोपंच में मुब्तला था कि एक झटके से कंप्यूटर भी बंद हो गया। मैं 24 साल का जवान मर्द एक लम्हे में घबरा गया और इस कदर शदीद ठंड में भी मुझे पसीने आने लगे। मैंने डर के मारे अब्बू को आवाज़ें देना शुरू कर दी। अब्बू, अब्बू जी यहाँ आए, जल्दी मेरे कमरे में। सर्दियों में तो यूं भी लिहाफ में लिपट कर बहुत गहरी नींद आती है। अब्बू भी गहरी नींद में थे जो उठ नहीं सके। डर के मारे मुझे ये भी ख्याल नहीं आया कि मोबाइल की मदद से ही रोशनी कर लूँ। बस घबरा कर अब्बू को ही आवाज़ें देता रहा और फिर एकदम न जाने मुझे क्या हुआ कि मैं बाआवाज़ बुलंद रोना शुरू हो गया। मुझे नहीं मालूम कि अब्बू कब मेरे कमरे में आए। मारे खौफ के मैं बेहोश हो चुका था। सुबह जब मुझे होश आया तो मेरे अब्बू सरहाने से लगे बैठे थे। यकीनन वो बाकी रात नहीं सोए थे क्योंकि उनकी आंखें सुर्ख थी और आंखों के किनारे भीगे हुए थे। यकीनन वो रोए भी थे और मेरा अंदाज़ा है कि उन्हें उस वक्त अम्मी याद आई होंगी। खैर, मेरी खुली आंखें देखकर उनकी जान में जान आई और उन्होंने हमेशा की तरह पहला सवाल किया कि क्या खाओगे। मैं अभी मुकम्मल होश में नहीं आया था, इसलिए गनूदगी तारी थी। जब तक मैं उठकर बैठा था अब्बू उतनी देर में नाश्ता बना चुके थे। मैं हाथ मुंह धोकर नाश्ता करने लगा। अब्बू खामोशी से मुझे देखते रहे। जैसे ही मैं नाश्ते से फारिग हुआ, अब्बू मुझे कहने लगे कि रात को तुम्हें क्या हुआ था। अब्बू, पहले आप मुझे बताएं कि जब आप मेरे कमरे में आए तो मैं किस हालत में था, क्योंकि मुझे इल्म नहीं कि आप रात को किस पहर मेरे कमरे में आए। अब्बू कहने लगे कि मुझे ना जाने क्या हुआ था कि अचानक घबराहट से मेरी आंख खुल गई। पानी पीने के लिए किचन में गया तो सोचा तुम्हें भी देखता जाऊं। जैसे ही तुम्हारे कमरे में दाखिल हुआ, तुम पसीने में शराबोर फर्श पर ऊंधे मुंह पड़े थे।
तुम्हारा कंप्यूटर ऑन था और उस पर पहले नंबर पर लिखा हुआ तुम्हारा नाम नुमाया नजर आ रहा था। पहले तो मैं यही समझा कि इम्तिहानात में पहली पोजीशन लेने की वजह से तुम खुशी के मारे बेहोश हो गए हो, लेकिन जब मैंने तुम्हें सीधा किया तो तुम्हारे चेहरे का रंग जर्द था और यूं लग रहा था कि जैसे किसी ने तुम्हारे जिस्म को निचोड़ डाला हो। मैं हैरान रह गया था तुम्हारी हालत देखकर। जैसे तैसे सहारा देकर तुम्हें अपने कमरे में लाया और तुम बेसुध पड़े रहे। अब होश में आए हो तो मुझसे पूछ रहे हो कि मुझे क्या हुआ था। अब्बू हल्की सी खफगी के साथ बोले थे। मैं चंद लम्हे सोचता रहा कि अब्बू को असल हकीकत बताई जाए या नहीं, मुबादा वो परेशान ही हो जाए। हम दोनों भाइयों में ही तो उनकी जान बसी थी। मैं खामोश रहा तो अब्बू मेरा मुंह देखने लगे। हाँ बरखुरदार, बताओ क्या हुआ था तुम्हें रात को? अब्बू ने फिर से सवाल किया था। इससे पहले कि मैं जवाब देता, मेरा बड़ा भाई अचानक अंदर आ गया और जोर से मुझे गले लगाकर कहने लगा, तुमने मेरा दिल ही खुश कर दिया शहजादे। भाई जब खुश होता तो मुझे शहजाद के बजाय शहजादा ही कहता था। आज भी वो बहुत खुश था। खुश तो मैं और अब्बू भी थे, लेकिन हम दोनों ही अपनी जगह परेशान भी थे। भाई कहने लगा कि मुझे तो रात को ही तुम्हारे नतीजे के बारे में मालूम हो गया था, मैं तो रात को ही आ जाता, लेकिन ये पुलिस की नौकरी ही ऐसी है कि किसी वक्त भी बुला लिया जाता है, वरना रात को ही तेरी जेब से मिठाई खाता। अब्बू जो मेरी वजह से परेशान थे वो हम दोनों को खुशगपियाँ लगाता देखकर मुतमईन से हो गए और भाई के लिए नाश्ता बनाने चले गए। भाई फ्रेश होकर आया तो मैंने दबे लफ्जों में उसे सारी बात बता दी और ये भी बता दिया कि अब्बू मेरी हालत की वजह से परेशान है। भाई कहने लगा कि तुम परेशान ना हो, सब ठीक हो जाएगा, तुम बस अब इंटरव्यू की तैयारी करो, मैं तुमसे जॉब मिलने की खुशी में बाकायदा ट्रीट लूँगा। मैंने हंसकर कहा, ज़रूर भाई। यूँ ये बात आई गई हो गई और हम तीनों फिर से अपने कामों में लग गए। बस फ़र्क इतना था कि अब मुझे अपने ही कमरे में सोने से डर लगता था। आयतल कुर्सी पढ़कर सोना तो मेरे मामूल में शामिल था, लेकिन दिल की बेचैनी ख़त्म नहीं हुई थी। सिलेक्शन के बाद मैंने ज्वाइनिंग दे दी। अब अब्बू घर में बिल्कुल अकेले होते थे। मुझे अक्सर उनकी फ़िक्र हो जाती कि जाने क्या कर रहे होंगे। इस वीकेंड पर घर आया तो भाई ने और अब्बू ने मुझे सरप्राइज़ दिया। अब्बू भाई का रिश्ता तय कर रहे थे। मुझे भी बताएं कि मेरी होने वाली भाभी साहिबा कैसी हैं, क्या करती हैं, मतलब मुझे भी तो तफसीलात से आगाह किया जाए ना। मैंने अब्बू से कहा तो वो बताने लगे कि उनके दोस्त की बेटी हैं, घरदारी में माहिर हैं, उर्दू में मास्टर्स किया हुआ है। मैं तफसील सुनकर खुश हो गया कि चलो अब अब्बू सुकून से ज़िंदगी गुजारेंगे और घर में जो औरत नामी मखलूक का वजूद नहीं है वो भी अब हमारे घर का हिस्सा बन जाएगी। अब्बू भाई से रिश्ते की तफसीलात और शादी के मामलात डिस्कस कर रहे थे। जब मैंने भाई से कहा कि मुझे मिठाई तो खिलाओ, तो भाई ने कहा कि ये पकड़ो पैसे और अपनी मर्जी की मिठाई ले आओ। मेरी तो दिली मुराद पूरी हो गई, क्योंकि भाई ज़रा कंजूस तबीयत का मालिक था, उससे पैसे निकलवाना बहुत मुश्किल काम था। लेकिन शायद उसे अपनी शादी के मामले में ज़्यादा दिलचस्पी थी, इसीलिए फौरी तौर पर पैसे निकाल कर मेरे हाथ पर रख दिए कि ये पकड़ो और जान छोड़ो। मैं भी बखुशी मिठाई लेने चला गया। रात के 12 बजे का वक्त था। अब्बू उस वक्त किचन में मेरे लिए खाना लेने गए थे जब मैं मिठाई के चक्कर में घर से बाहर निकल आया। इक्का दुक्का दुकानें खुली थीं और मिठाई की तो बस एक ही दुकान खुली थी। मैं फ़ौरन उस दुकान के अंदर चला गया। दिल ही दिल में सोच रहा था कि शुक्र है दुकान बंद नहीं हुई। मैं अपनी मनपसंद मिठाई लेकर दुकान से बाहर आ गया। क्या देखता हूँ कि एक बेहद खूबसूरत लड़की सड़क के किनारे खड़ी है। मुझे देखकर उसने हाथ हिला दिया। उस वक्त फ़ौरन तो मुझे समझ नहीं आई कि मुझे क्या करना चाहिए, इसीलिए मैं सर झुकाकर अपने रास्ते पर चलने लगा। मुझे यूँ महसूस हुआ कि वो लड़की सड़क के दरमियान में आकर खड़ी हो गई है। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो वाकई सड़क के बीचों बीच खड़ी थी। उस वक्त मुझे वो इंतहाई अहमक लगी थी, लेकिन उसकी जान बचाना भी ज़रूरी था, इसलिए मैं उसकी तरफ बढ़ने लगा। वैसे तो सड़क पर ट्रैफिक इतनी ना थी, लेकिन फिर भी मैंने उसे आवाज़ें देना शुरू की कि वो जल्दी से सड़क पार कर ले, लेकिन उस पर तो किसी बात का असर ही नहीं हो रहा था और वो यूँ सड़क के दरमियान में खड़ी थी जैसे सारी ट्रैफिक उसके लिए रुक कर उसे रास्ता देगी। यकायक एक ट्रक आया और उसकी तेज़ रोशनी ने लम्हों में मेरी आंखें चुंधिया कर रख दी। मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन इतना मालूम था कि मुझे एक इंसान की जान बचानी है। मुझे नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ, लेकिन मैं उस लड़की को घसीट कर सड़क के दूसरे किनारे पर ले आया था। मैंने उसे तकरीबन डांटते हुए पूछा था कि ऐसी क्या आफत आ गई है जो यूँ आधी रात को तुम मरने चली थी। मुझे उस पर बहुत गुस्सा था, इसलिए कि उसे बचाने के चक्कर में मैं भी अपना बैलेंस नहीं रख पाया था। मिठाई का डिब्बा खुलकर सारी सड़क पर अपने होने का पता दे रहा था। उस लड़की के हवास ज़रा बहाल हुए तो मैंने उससे पूछा कि उसे मौत की इतनी आरज़ू क्यों है। वो कहने लगी कि मेरे शौहर ने मुझे किसी औरत की वजह से घर से निकाल दिया है। मेरे माँ बाप तो थे नहीं जो उनके दर पे चली जाती। तलाक के कागज़ हाथ में लिए सड़क पर आ गई कि ज़िंदगी तो हराम हो ही गई है, अब हराम मौत भी सही। मैंने उसे कहा कि जब तक उसे कोई ठिकाना नहीं मिल जाता तब तक वो मेरे घर में रह सकती है। उसे थोड़ी परेशानी हुई कि वो एक अजनबी मर्द पर कैसे भरोसा कर सकती है, मगर मैंने उसे अपने घर के मुतालिक तमाम तफसीलात बताईं और भरपूर यकीन दिलाया कि वो वहाँ महफूज रहेगी। वो मेरे साथ चल पड़ी। घर पहुँचे तो भाई ने दरवाज़ा खोला और साथ ही अब्बू की आवाज़ मेरे कानों को सुनाई थी कि इसे आने दो ज़रा। क्या सुबह का सूरज नहीं चढ़ना था जो ये आधी रात को चल पड़ा मिठाई लेने? गज़ब खुदा का, इतने बुरे हालात हैं शहर के और इसे देखो। अब्बू को पहली बार इस कदर गुस्से में देखा था। उनका गुस्सा जायज़ था। महंगाई की सताई अवाम में चोरी और गन पॉइंट पर चीज़ें छीन लेना आम हो रहा था। भाई जो मेरा रास्ता रोके खड़ा था, मैंने उसे छेड़ा।
भाई रास्ता दोगे या रात बाहर ही गुजारनी पड़ेगी। वो हंसते हुए पीछे हो गया। रात देर से घर से निकलने पर जो क्लास लगनी थी वो लग चुकी थी। अब एक अनजान लड़की को घर लाने और उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी उठाने की जो गलती मैंने की थी उसके बारे में बात होना बाकी थी। अब्बू ने अब्रू के इशारे से पूछा था कि ये लड़की कौन है, तो मैंने उस डरी सहमी लड़की की तरफ देखा जो बहुत खौफजदा लग रही थी। मैंने उसे अंदर आने का कहा और अब्बू और भाई को बताने लगा कि मैं मिठाई लेकर निकला तो ये लड़की ट्रक तले आकर अपनी जान देने लगी थी। मैंने बस इसकी जान बचाई है। इसके शौहर ने दूसरी शादी करके उस औरत की खातिर इसे तलाक देकर घर से बाहर निकाल दिया है। अब्बू उसके लिए चाय बनाने चले गए और मुझे कहा कि मैं अपना कमरा उस लड़की के लिए खाली कर दूं ताकि ये वहाँ आराम कर सके। वो अभी तक खामोश रही थी और बस हमारी बातें सुन रही थी। अब्बू चाय लेकर आए तो मुझसे कहने लगे कि तुम तो मिठाई लेने गए थे, खाली हाथ आ गए हो। मैं खफीफ सी मुस्कुराहट के साथ उन्हें बताने लगा कि मिठाई का डब्बा तो सारा सड़क पे बिखर गया था इस लड़की को बचाने के चक्कर में। अब्बू किसी गहरी सोच में गुम थे। मैं अपनी बात मुकम्मल कर चुका तो मैंने अब्बू की तरफ देखा जो अब उस लड़की से पूरा इंटरव्यू करने वाले थे, क्योंकि अब्बू की आदत थी कि वो बगैर पूरी तसल्ली किए किसी को भी अपने घर नहीं ठहरा सकते थे। मैंने अब्बू से इजाज़त ली कि कमरे से अपना कुछ ज़रूरी सामान उठाऊं और अब्बू के रूम में शिफ्ट हो जाऊं। इसी नीयत से मैं अपने कमरे में गया, जबकि मेरे पीछे सवालात का सेशन शुरू हो चुका था। मैं कमरे में दाखिल हुआ तो अजीब सी बदबू ने मेरा इस्तकबाल किया। पहले तो मुझे लगा कि ये कमरा अब मेरे इस्तेमाल में नहीं होता तो शायद बंद होने की वजह से इस कदर बदबू है, लेकिन मैं गलत सोच रहा था, क्योंकि जब मैंने कमरे की खिड़कियां खोली तो ऐसा लगा जैसे पूरे कमरे में जलजला आ गया हो। अचानक आने वाली इस उफ्ताद से मैं तो घबरा गया। मेरी समझ से बाहर था कि ये एकदम से क्या हो रहा है। इससे कबल कि मैं खिड़कियों के खुलने बंद होने से पैदा होने वाले शोर से अपने हवास खो बैठता, मैंने पिछली बार होने वाले वाक़े को जहन में रखते हुए कमरे का दरवाज़ा खोल दिया ताकि अगर मुझे कोई मसला हो तो घर वालों को इल्म हो सके। दरवाज़ा खुलने की देर थी कि तूफ़ान एकदम से थम गया। ये ज़्यादा हैरानकुन बात थी। मैंने जल्दी से अपना ज़रूरी सामान समेटा और बाहर निकल गया, लेकिन ज़्यादा परेशान कुन बात यह थी कि अब मेरे कमरे में वो मेहमान लड़की रात को ठहरने वाली थी। अगर उसके साथ ये हादसा पेश आ गया तो मैं खुद से ही सोच रहा था कि वो तो पहले ही इतनी दुखी है, अब अगर उसे मज़ीद कोई परेशानी मिली तो ना जाने उसका क्या हाल हो। मैंने अपना सामान भाई के कमरे में रखा। भाई किसी काम से अंदर आया तो मैंने उसे सारी दास्तान सुना दी। पहले तो वो बहुत हैरान हुआ कि हम यहाँ बचपन से रह रहे हैं, हमारे साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ, तो अब एकदम से ये सब क्या मुसीबत है। वो भी सोच में पड़ गया। भाई को सोचों में गुम देखा तो मैंने उन्हें कहा कि फ़िलहाल मेहमान लड़की के ठहरने का बंदोबस्त करें। भाई ने कहा कि ऐसा करते हैं कि उस लड़की को यहाँ मेरे कमरे में ठहरा देते हैं और मैं और तुम हम दोनों तुम्हारे कमरे में रुकते हैं। देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है, क्योंकि जो कुछ तुमने बताया है उस हिसाब से तो वाकई ये सिचुएशन ख़तरनाक है। हम आज की रात देखते हैं, सुबह अब्बू से बात करेंगे इस मामले में। हम दोनों भाइयों ने अपनी अहम चीज़ें कमरे से उठाईं और उस कमरे में जा बैठे जहाँ पहले भी 2 बार कार्रवाई हो चुकी थी। अब्बू से कहा कि उन्हें भाई के कमरे में सोने दें, हम भाई इस कमरे में ठीक है। रात तो तकरीबन बीत चुकी थी, लेकिन फिर भी मुझे ये खौफ था कि दोबारा से वही हलचल मचेगी और कहीं ना कहीं मुझे इस चीज़ का इंतज़ार भी था। लेकिन उस रात जो कुछ हुआ वो मेरे वहमो गुमान में भी ना था। भाई सोने के लिए लेट चुके थे, लेकिन मेरी आंखों से नींद कोसों दूर थी। मैं खौफ के एक हिसार में था जिससे निकलना बहुत मुश्किल था। मैं दाहिनी करवट बदल के लेटा हुआ था। जैसे ही बाईं तरफ करवट ली तो मेरी चीख निकल गई, क्योंकि भाई मेरे चेहरे के ऐन सामने लेटा हुआ था, हालांकि वो मेरी पुश्त पर था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो भाई दूसरी तरफ करवट लिए सो रहा था। अब मेरे तो पसीने छूट गए कि ये क्या माजरा है। मैं दरमियान में था और भाई मेरे दोनों तरफ। मुझे समझ ही नहीं आई कि उन दोनों में से मेरा भाई कौन है और गैर इंसानी वजूद कौन सा है। इससे पहले कि मेरी चीखें पूरे घर में गूंजती, हर तरफ से कह कहे सुनाई देने लगे। शोर इस कदर बुलंद था कि मुझे कानों पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। मैंने बा आवाज़ बुलंद आयतल कुर्सी पढ़ना शुरू की और उस वक्त तक पढ़ता रहा जब तक ये सारा शोर ख़त्म नहीं हो गया। यहाँ तक कि मेरे कानों में भाई की आवाज़ आई, यार शहजाद अब तो तेरी जॉब हो गई है, अब क्या पढ़ रहा है। भाई बहुत गहरी नींद सो रहे थे जब वो मेरी आवाज़ से उठे थे। मैं इस बात पर हैरान था कि वो इतने तूफान मिचने पर तो सोए पड़े थे, अब कैसे आँख खुल गई। इसी कश्मकश में मुब्तला था कि जाने कब नींद की गहरी वादी में उतर गया, कोई होश ही नहीं रही। आँख तब खुली जब घर में अब्बू की तेज़ आवाज़ आई और जवाब में किसी के सख्त लहजे में की गई बदतमीज़ी की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं हैरान परेशान सा उठकर बाहर आ गया। जिस लड़की को मैं आधी रात को बेकरी के बाहर से खुदकुशी करते हुए पकड़कर घर लाया था, वो एक कोने में खड़ी रो रही थी। भाई शायद किचन में थे क्योंकि मामूल से ज़्यादा आवाज़ें आ रही थीं। मैंने अब्बू को उस वक्त परेशान करना मुनासिब नहीं समझा और भाई के पास किचन में चला गया, जो शायद अपने लिए नाश्ता बनाने में मसरूफ़ था। मैंने उससे पूछा कि भाई ये आदमी कौन है जो अब्बू से लड़ रहा है। भाई कहने लगा कि जिस लड़की को रात को तुम घर लेकर आए थे ये उसका शौहर है और कहता है कि गुस्से में तलाक दी, अब घर ले जाने आया है। लेकिन उसे हमारे घर का पता कैसे मालूम हुआ? मैंने पूछा तो भाई कहने लगा कि ये तो नहीं पूछा उससे, अब जिद लगाए बैठा है कि उसे साथ लेकर ही जाएगा। और अब्बू कह रहे हैं कि वो उसे अपनी बेटी बना चुके हैं, तो ये शख्स अब सोचे भी मत कि उसे साथ ले जा सकता है। बस यही बहस चल रही है दोनों की और वो लड़की कह रही है कि वो नहीं जाएगी।
میں نے ساری تفصیل سنی اور باہر لاؤنج میں آ گیا، جہاں ابو اسے اپنا فیصلہ سنا چکے تھے کہ وہ اس لڑکی کو طلاق نامہ بھیج دے اور دوبارہ اپنی شکل ہمیں نہ دکھائے۔ اس آدمی نے مجھے دیکھا تو میں نے اسے مخاطب کیا کہ آپ نے جو کرنا تھا وہ آپ کر چکے ہیں۔ آپ کی بیوی کل خودکشی کرنے والی تھی اگر میں اسے نہ بچاتا۔ آپ اب یہاں سے چلے جائیں اور جتنی جلدی طلاق کے کاغذات بھجوا دیں اتنا ہی اچھا ہے۔ میں نے غصے سے بھرپور لہجے میں کہا تو وہ مجھے گھورتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے ابو کا غصہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی، لیکن ابو مسلسل بولے جا رہے تھے کہ اس کی جرت تو دیکھو، پہلے گھر سے نکال دیا، اب مالک بن بیٹھا ہے۔ اس نے عزت سے میری بیٹی کو طلاق نامہ نہ بھجوایا تو میں عدالت جاؤں گا۔ میں انہیں مسلسل ٹھنڈا کرنے کی کوشش کرتا رہا۔ میری توجہ نور کی طرف بالکل بھی نہیں تھی۔ وہ تو جب بھائی ناشتے کی ٹرے اس لڑکی کے کمرے میں رکھا آیا اور نرم لہجے میں اسے کہنے لگا کہ میری بہن، ہم سب آپ کے ساتھ ہیں، آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو اس کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کی رفتار میں کچھ کمی آئی۔ آپ اپنے کمرے میں ناشتہ کر لیں، ہم سب مل کر اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ قدرت نے آپ کو محفوظ جگہ بھیجا ہے، آپ کی عزت و آبرو اور جان کو یہاں کوئی خطرہ نہیں ہوگا۔ بھائی نے اسے پیار سے سمجھایا تو وہ بس سر ہلا کر آنسو صاف کرتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ لیکن یہ میرے دل کو کیا ہو گیا تھا جو اس کے آنسو برداشت نہیں کر پایا تھا؟ بھوک لگنے کے باوجود میں ناشتہ نہیں کر پایا تھا، جس کی وجہ بھائی نے خود ہی گھڑ لی کہ ابو نے ناشتہ نہیں بنایا اسی لیے نہیں کر رہا، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں تھا۔ میں وہ بندہ تھا جو ناشتے کے بغیر گھر سے باہر نکلنا پسند ہی نہیں کرتا تھا، پھر آج کیوں بلا وجہ ہی دل بے قرار ہو رہا تھا؟ دل کی بے چینی زیادہ بڑھی تو میں یوں ہی آوارہ گردی کرنے باہر نکل آیا۔ حالانکہ میں جانتا تھا کہ ابو اور بھائی میری وجہ سے پریشان ہوں گے، لیکن میں گھر نہیں جانا چاہتا تھا۔ مجھے خود نہیں معلوم تھا کہ ایک دم سے ایسا کیا ہو گیا، لیکن جو کچھ بھی تھا اب کوشش کروں گا کہ نور سے سامنا نہ ہو، یا بہتر ہے کہ کم سے کم ملاقات ہو، کیونکہ اپنے دل کی بے قراری کی وجہ کچھ مجھے سمجھ میں آ رہی تھی۔ سارا دن گھر سے باہر رہ کر آوارہ گردی کرنے کے باوجود میری آنکھوں کے سامنے سے وہ ایک چہرہ نہیں جا رہا تھا جو آنسوؤں سے تر تھا، اور جن آنکھوں میں خوف تھا، مستقبل کا خوف۔ میں اس چہرے کو بھلانے کی کوشش میں رہا، لیکن سارے دن کی خواری بھی اسے میرے دل و دماغ سے نہ نکال پائی۔ آخر تھک ہار کر جب سورج ڈوبنے کے قریب تھا تو گھر جانے کی ٹھانی۔ گھر کے قریب ہی بزرگ ملے تھے، جنہیں میں نے عادتاً سلام کیا تو وہ جواب دے کر کہنے لگے کہ کس سے بھاگ رہے ہو برخوردار؟ تمہیں کیا معلوم کہ اسی میں تمہارے لیے خیر ہو، وہی تمہارا جوڑ بنا دیا گیا ہو جس سے ڈر کے در بدر پھر رہے ہو۔ کیا خوف ہے تمہیں؟ ان لوگوں سے ڈرتے ہو؟ انہوں نے پوچھا تو میں نے سچ سچ بتا دیا کہ میں لوگوں کی پرواہ نہیں کیا کرتا، مجھے اس لڑکی سے خوف آتا ہے کہ کہیں وہ یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ میں اس سے اس کی جان بچانے کا خراج مانگ رہا ہوں۔ میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اگر وہ مجھے پسند نہ کرے اور میں اسے پھر بھی مجبور کروں، یا وہ بس اس لیے راضی ہو جائے کہ میں نے اس کی جان بچا کر اس پر احسان کیا تھا، تو اس صورت میں خود کا ہی سامنا نہیں کر پاؤں گا کہ ایک مرد ہو کر بھی میں نے ایک کمزور لڑکی کو مجبور کیا کہ وہ میری محبت قبول کرے۔ میں ان سوچوں سے فرار حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بابا جی کہنے لگے کہ بیٹا ایسا کچھ نہیں ہوگا، جو تو چاہتا ہے وہی ہوگا، لیکن تجھے صبر کرنا پڑے گا۔ ہو سکتا ہے تجھ پر آزمائش کے پہاڑ ٹوٹیں، تیرے اپنے تجھ سے خفا ہو جائیں، تیرے مخالف بن جائیں، اور اس بھری دنیا میں تو خود کو اکیلا محسوس کرے۔ یاد رکھنا، ہمت نہیں ہارنی، ڈٹے رہنا ہے اور اپنے نفس پر قابو رکھنا ہوگا۔ میں جانتا ہوں یہ انتہائی مشکل کام ہے، لیکن یہی تو آزمائش ہے۔ جتنی سخت آزمائش ہوگی اتنا ہی اچھا پھل ملے گا اگر تو ثابت قدم رہا تو۔ مجھے بابا جی کی باتوں نے بہت حوصلہ دیا اور میں مضبوط ارادہ کیے گھر واپس آ گیا۔ ابو اور بھائی میرے لیے بہت فکر مند تھے اور مجھے دیکھتے ہی غصہ بھی ہو گئے کہ میں انہیں بتائے بغیر کہاں چلا گیا تھا۔ میں بہانے بنانے لگ گیا کہ کالج ٹائم کے دوست مل گئے تھے، ان کے ساتھ مصروف تھا، ورنہ ٹائم سے گھر آ جاتا۔ خیر بات اس وقت تو آئی گئی ہو گئی، لیکن میرے دماغ میں بیٹھ گئی کہ اگر مجھے شادی کرنی ہے تو اسی لڑکی سے، ورنہ نہیں۔ اسی ہلچل میں بھائی کو رات کا قصہ سنانا بھی بھول گیا تھا جو میں نے ان کا ہم شکل اپنے ساتھ بستر پر دیکھا تھا۔ میں بھائی کو یہی بتانا چاہتا تھا کہ کوئی تو ایسا ہے اس کمرے میں جو مجھ سے کچھ کہنا چاہتا ہے، اور میری گھبراہٹ یا پریشانی سے وہ مجھ سے اپنی بات نہیں کہہ پا رہا۔ لیکن وہ غیر انسانی مخلوق کون ہے اور یہاں کب سے ہے، یہ معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا تھا۔ میں اور بھائی چھٹی گزار کر اپنی اپنی جاب پر چلے گئے۔ ابو بھائی کی شادی کے لیے بہت خوش تھے، لیکن اب نور کی صورت میں ایک اور ذمہ داری ان کے سر پر آن پڑی تھی۔ اس کے شوہر نے 3 دن بعد ہی طلاق کے کاغذات بھجوا دیے تھے اور اب وہ عدت گزار رہی تھی، لیکن میں کب تک بہانے کرتا؟ ابو نے مجھے آج پھر کال کی تھی اور تاکید کی تھی کہ میں اس ہفتے ضرور آؤں۔ بھائی کی شادی کے لیے تیاری بھی کرنی تھی اور دن طے کرنے بھی جانا تھا، سو مجھے آنا ہی پڑا۔ نور کہیں سامنے نظر نہیں آ رہی تھی اور میں عجیب ہی کشمکش کا شکار تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنی پریشانی کو ابو سے کیسے چھپاؤں، لیکن یہ تو کرنا ہی تھا، مجبوری تھی۔ ابو نے ہمیں ماں اور باپ بن کر پالا تھا، وہ بھلا کیسے مجھ سے میری پریشانی سے انجان رہ سکتے تھے؟ وہ میری متلاشی نظروں کا مفہوم جان چکے تھے، اسی لیے کہنے لگے کہ نور کو میں نے عدت کے لیے تمہاری خالہ کے گھر بھیج دیا ہے، جب تک اس کی عدت پوری ہوگی تب تک میں اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ لوں گا۔ تم اب فریش ہو جاؤ، میں کھانا لگاتا ہوں، تب تک دونوں باپ بیٹا مل کر کھائیں گے۔ ابو کی بات سن کر میری تو بھوک ہی مر گئی تھی۔ نور کسی اور کی دلہن بھی بن سکتی ہے، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ آج کا دن مجھ پہ بھاری تھا، آفس میں بھی ایک کام خراب ہو گیا تھا،
आते ही अब्बू ने नई खबर भी सुना दी। ये मालूम नहीं था कि आज की रात भी किसी कयामत से कम नहीं होगी। थोड़ा बहुत खाना खाने के बाद मैं अपने कमरे में ही सोने के लिए लेट गया। चंद ही लम्हे गुजरे होंगे कि मुझे आवाज़ें आने लग गईं। दरवाजे खिड़कियाँ सब खुलने बंद होने लगे। मैं भी आज खुद को मजबूत किए बैठा रहा। मैं जानना चाहता था कि इस सब के पीछे कौन है। घर में आज अब्बू की बात सुनकर परेशान हो गया था, इसलिए भी जी तो चाह रहा था कि कहीं दूर चला जाऊं। लेकिन अब्बू को बुढ़ापे में एक नया रोग देने की हिम्मत मुझ में नहीं थी, इसीलिए सब्र करके बैठ गया। जब काफ़ी हलचल हो चुकी और मैंने डर का इजहार नहीं किया तो मेरे सामने एक बहुत खूबसूरत जिनजादी हाजिर हुई। मैं हैरानी से उसे देखता रहा। वो कहने लगी कि मैंने इतना अरसा कोशिश की कि तुम मुझसे डरना छोड़ दो तो तुम्हारे सामने आऊँ, लेकिन तुम हमेशा ही डरते रहे और फ़ौरन ही कमरे का दरवाज़ा खोल देते थे, जिसकी वजह से मुझे अपना आप तुम पर जाहिर करने में दुश्वारी होती रही है। लेकिन आज बिलाखिर तुमने हिम्मत कर ही ली है तो मेरी बात गौर से सुनो। मैं तुम्हें अपने मस्कन में ले जाना चाहती हूँ, तुम्हें अपने वालिदैन से मिलवाने और अपनी दुनिया की सैर करवाने के लिए। लेकिन तुम ऐसा क्यों चाहती हो? मैंने उससे सवाल किया तो वो कहने लगी, मुझे नहीं मालूम कब से मैं तुम्हारी मोहब्बत में गिरफ्तार हुई हूँ। तुम पढ़ाई में मसरूफ़ होते थे जब मैं तन्हा रात घर के करीब से गुजरा करती थी। जब सारी दुनिया सो रही होती तो तुम जाग रहे होते थे। बस तजस्सुस की मारी एक दिन मैं यूं ही तुम्हारे कमरे में चली आई तो पता चला कि दिन रात किताबों में गरक रहते हो। फिर ये मेरा मामूल बन गया कि रोज़ाना आधी रात को तुम्हारे कमरे में आती थी। कई बार तुम्हें अपनी जानिब मतवज्जा करने की कोशिश की, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। आज अरसे बाद तुमने ये मौका दिया कि मुझसे डरे बिना बैठे हो, तो मैंने सोचा कि तुम्हें अपनी दुनिया की सैर ही करवा दूँ, फिर न जाने कब मेरे हाथ आओ। इसके साथ ही उसका खूबसूरत कहकहा फिजा में गूंजा। उसकी हंसी भी उसकी तरह बहुत खूबसूरत थी। मैंने ना चाहते हुए भी उसकी दुनिया में जाने की हामी भर ली और उसकी दी हुई अंगूठी पहन ली, जिससे मैं उसके साथ और ही किसी दुनिया में पहुंच गया जहां हर तरफ दरख्त ही दरख्त थे। उन्हीं दरख्तों के झुंड में एक वीरान सी मस्जिद नजर आई। हम वहीं रुक गए। वो जिनजादी सरगोशी में कहने लगी कि मैं अभी इजाज़त लेकर आती हूँ। वो मस्जिद के अंदर चली गई। काफ़ी देर गुजरने के बाद भी वो बाहर नहीं आई तो मैं परेशान होने लगा कि ख्वाह ही उसकी बात पर एतबार किया कि यह मुसलमान जिनजादी है। क्या मालूम शयातीन में से हो और इसका क्या मकसद हो ये तो नहीं मालूम। इस किस्म के वसवसे मेरे दिल में आने लगे कि मैं यूं ही उसकी बातों में आ गया। इससे पहले कि मैं यहाँ से जाने की कोई तदबीर करता, वो जिनजादी एक बुजुर्ग जिन को लेकर मस्जिद से बाहर आ गई। उनके चेहरे पर इस कदर सुकून था कि हद नहीं। वो बहुत पुरवक्कार तरीके से चलते हुए मेरे करीब आए और मुझसे अपना तारुफ करवाने को कहा। मैंने उन्हें बताया कि फ़लाँ शहर से हूँ और सरकारी मुलाजिम हूँ। उनके अगले सवाल ने मुझे हैरान कर दिया। सवाल ही कुछ ऐसा था। वो पूछने लगे कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? अब ये ऐसा सवाल था जिसका जवाब उन्हें खुद भी मालूम होना चाहिए था। जाहिर सी बात है बुजुर्गवार, मैं आपकी बेटी से शादी नहीं कर सकता। आपको भी मालूम है कि जिन और इंसान कभी एक नहीं हो सकते, क्योंकि ये दो अलग मखलूकात हैं। मैंने उन्हें कहा तो वो कहने लगे, बिल्कुल ठीक कहा तुमने, बिल्कुल ऐसा ही है और मैं ये बात जानता हूँ। लेकिन इसको कौन समझाए जो अपना मस्कन छोड़कर तुम्हारे ख्वाब आंखों में बसाए तुम्हारे घर में जा बैठी है और पिछले कई साल से यहाँ नहीं आई। आज अगर इतने सालों बाद आ ही गई है तो तुम्हें साथ ले आई है। मैं इसीलिए इस पर गुस्सा कर रहा था कि तुम एक जिनजादी होकर एक इंसान से शादी नहीं कर सकती। लेकिन ये मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। ये अपने कबीले से बागी हो गई है और कहती है कि अगर उसकी बात ना मानी गई तो ये शयातीन जिन्नात के गिरोह में शामिल हो जाएगी। और हम ऐसा नहीं चाहते, क्योंकि तुम नहीं जानते कि शयातीन की हमसे लड़ाई अज़ल से जारी है और ये तो अल्लाह ही जानता है कि कब ये जंग ख़त्म होगी। इतना कहकर वो खामोश हो गए। मैंने जिनजादी की तरफ देखा जो सर झुकाए खड़ी थी। मैंने एक नज़र उसकी तरफ देखा और फिर पूछा कि तुम ये सब कुछ जानते हुए भी मुझसे शादी करना चाहती हो? तुम सब कुछ खो दोगी, ना तो मुझे पा सकोगी और हो सकता है कि मेरे पीछे पड़ने की वजह से तुम अपना कबीला भी खो दो। मैंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन वो जो कई सालों से अपना कबीला छोड़कर मेरे घर में बैठी थी, वो भला कैसे हार मान जाती। उसने पूरे अज़म के साथ कहा कि उसे किसी बात की फिक्र नहीं है अगर मैं उसका साथ दूँ तो, और मेरे लिए ये मुमकिन नहीं था। मेरे अब्बू मेरी मनपसंद लड़की की शादी कहीं और करवाने में लगे थे, को जाके वो मेरी शादी किसी जिनजादी से करवा देते। ये बिल्कुल ही नामुमकिन था। इसलिए मैंने उस जिनजादी को साफ मना कर दिया कि मैं इस काम में तुम्हारे साथ नहीं हूँ। उसने वजह पूछी तो मैंने उसे बता दिया कि मैं किसी लड़की को पसंद करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। ये सुनकर उसे तैश आ गया और वो गुस्से से कांपने लग गई। चंद ही लम्हों में धुआं सा रह गया और उस धुएं की आड़ में वो न जाने कहाँ चली गई। मैं और वो बुजुर्ग जिन देखते ही रह गए। उस बुजुर्ग जिन ने मेरी तरफ देखा और कहा कि तुम बेफिक्र रहो, मेरी बेटी गुस्से में खुद को तो नुकसान पहुँचा लेगी लेकिन तुम्हें कुछ नहीं कहेगी। आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये कहकर उन्होंने मेरा हाथ थामा और कुछ ही देर में हम अपने घर के सामने खड़े थे। मैंने उस बुजुर्ग जिन का शुक्रिया अदा किया और अंदर जाने लगा तो उन्होंने आवाज़ देकर बुलाया और कहा कि मैं दुआ करूँगा कि तुम्हारा अपनी मनपसंद लड़की से ही निकाह हो। मैंने तब तो उनकी बात पर आमीन कह दिया, लेकिन समझ नहीं पाया कि उनकी बात का मकसद क्या था। खैर मैंने दरवाजे पर दस्तक दी। अबू बाहर निकले और देखते ही डांटने लग गए कि रात के इस पहर में कहाँ से आ रहा हूँ। अब उन्हें क्या बताता कि कहाँ गया था, बल्कि ले जाया गया था।
दोस्त के पास जाने का बहाना करके अब्बू को मुतमईन किया और सोने के लिए चला गया। इस सारे वक्त में मैं ये भूल चुका था कि मेरे दाएं हाथ की तीसरी उंगली में उस जिनजादी की दी हुई अंगूठी है जो उसने अपनी दुनिया में ले जाने के लिए मुझे पहनाई थी। दिन पर लगाकर उड़ गए। भाई ने कह रखा था कि वो सादगी से शादी करना चाहता है। अब्बू ने फिर भी ज़्यादा रिश्तेदार जमा किए बगैर सादगी से भाई का निकाह कर दिया। वलीमे पर अलबत्ता सभी रिश्तेदारों को बुलाया गया, जिनमें हमारी खाला भी शामिल थी। और मुझे ना जाने क्यों उम्मीद सी थी कि खाला नूर को साथ ले आएंगी कि चलो उसका दिल बहल जाएगा, क्योंकि अब तो उसकी इद्दत भी ख़त्म हो चुकी थी। लेकिन मेरी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि खाला अकेली ही आई थी। मैं देखता ही रह गया। भाई की शादी खैर आफियत से हो गई तो मैं भी छुट्टियां गुजार कर वापस अपने शहर आ गया, जहाँ पिछले 2 साल से जॉब कर रहा था। लेकिन मैं अपने काम पर फोकस ही नहीं कर पाया, जिसकी वजह से मुझे बॉस से सुनना भी पड़ी। लेकिन मैं क्या करता, मेरा दिलो दिमाग तो उसी बात पर अटक गया था कि मुझे नूर से शादी करनी है और उसी के साथ ज़िंदगी गुजारनी है बस। मैं इससे आगे कुछ सोचना ही नहीं चाहता था। ऑफिस में एक ही दोस्त बना था जिसने मेरी परेशानी की वजह पूछी तो उसे टाल दिया। फिर ऊपर तले मेरी गलतियां देखकर उसने मुझसे आखिर उगलवा ही लिया कि मसला क्या है। पूरी बात सुनने के बाद उसने मुझे कहा कि मैं एक बार अपने अब्बू से इस सिलसिले में बात करूं, लेकिन मैं डरता था कि वो इनकार ना कर दें। उसने मुझे कहा कि वो इनकार करेंगे तो कोशिश करना उन्हें मनाने की, अगर ना मना सको तो रोग पालने की ज़रूरत नहीं है। मैंने हामी तो भर ली, लेकिन मुझे मुश्किल नज़र आ रहा था कि वो कभी नहीं मानेंगे। इस बार छुट्टियों पर घर आया तो घर की खामोशी काटने को दौड़ रही थी। अब्बू को बताए बगैर घर आया था, इसीलिए मेरी आमद के लिए कोई तैयारी नहीं की गई थी, वरना हमेशा अब्बू ढेरों लवाजिमात के साथ चाय पर मेरा इंतज़ार कर रहे होते थे। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। जब मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तब भी अब्बू कमरे से बाहर नहीं आए, तो मुझे हैरानी हुई कि अब्बू ये जानते हुए भी कि हम दोनों भाइयों के पास घर की चाबियां हैं, अब्बू फिर भी फ़ौरन चौंक जाते थे कि कौन आया है। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं था। मैं खामोशी से उनके कमरे तक आया, सोचा उन्हें सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि हमेशा की तरह इस बार भी वो मुझसे सबकत ले गए थे और मेरे लिए एक दर्द भरा सरप्राइज़ छोड़ गए थे। अब्बू को फौत हुए कई घंटे गुजर चुके थे, लेकिन किसी को भी खबर नहीं थी। मैंने फ़ौरन भाई को कॉल की तो उसे यकीन ही नहीं आया, क्योंकि उसने सुबह ही अब्बू से कॉल पर बात की थी। लंबे सफ़र के बाद भाई घर पहुंचा तो उसकी आंखें बता रही थीं कि वो कितना रोया है। खाला समेत सबको इतला की गई। अब्बू को दफनाने के 3 दिन बाद भाई वापस चला गया, क्योंकि उसे ऑफिस से कॉल्स आना शुरू हो गई थी। मैं अकेला रह गया। पहली बार ऐसा लगा कि भरी दुनिया में अकेला रह गया हूँ। दोस्त जैसा बाप भी अचानक साथ छोड़ गया। भाई की अपनी 100 मजबूरियाँ थीं, वो अपनी दुनिया में मगन हो गया और मैं सोचता ही रह गया कि मैं क्या करूँ। यूँ लगा कि जीने की वजह ही ख़त्म हो गई है। 40वां गुजरा तो मैंने भाई से बात की कि मुझे नूर से शादी करनी है। मेरी तवक्का के ऐन मुताबिक भाई नाराज़ हो गया कि तुम्हें पूरी दुनिया में यही लड़की मिली थी पसंद करने के लिए। भाई की नाराज़गी की मुझे ज़्यादा फिक्र इसलिए भी नहीं हुई क्योंकि वो घर के बंटवारे की बात कर रहा था। उसके ख्याल में जो होना था हो चुका, अब हमें ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन मैं जानता था कि मेरे अब्बू ने वो घर कितनी मेहनत से बनाया था, लेकिन मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता था, इसीलिए चुपचाप हामी भर ली कि घर बेच दिया जाए। भाई अपना हिस्सा लेकर यूँ अपने शहर का हुआ कि फिर वापस नहीं आया, और था ही कौन जिसके लिए आता। मैंने भी अपनी राह ली और ख़ुद को ऑफिस के कामों में मसरूफ़ कर लिया। 2 साल यूँ ही गुजर गए। मुझे नूर की कोई खबर नहीं थी कि वो कहाँ है और किस हाल में है, ना ही मेरा दोबारा उस जिनजादी से कभी सामना हुआ था। वक्त गुजरता गया और एक दिन वो हो गया जिसको मैं यकसर भूल चुका था। सड़क किनारे मुझे नूर भीख मांगती हुई नजर आई, जिसकी गोद में शीर-ख्वार बच्चा भी था। उसकी खूबसूरती मांद पड़ चुकी थी। मैंने गाड़ी रोक दी और उसके पास चला गया। उससे पूछा कि क्या वो मुझे पहचानती है, तो उसने हाँ में सर हिला दिया। मैंने उसे गाड़ी में बिठा लिया और पूछा कि उसने कुछ खाया है या नहीं। उसे पहले तो खाना खिलाया, फिर मैं उसे अपने घर ले गया जो मुझे ऑफिस की तरफ से ही मिला था। जब वो पुरसकून हो गई तब मैंने उससे पूछा कि मुझे सारी तफसीलात बताओ, क्योंकि मैं तब से लाइलम था जब से वो खाला के घर में इद्दत के लिए गई थी। नूर ने एक गहरी सांस ली और कहने लगी कि जब मैं आपके अब्बू के कहने पर आपकी खाला के घर रहने के लिए गई तो उनके बेटे को मैं पसंद आ गई। उसने अपनी माँ से बात की, खाला ने आपके अब्बू से बात की। यूँ मेरी इद्दत मुकम्मल हुई तो हमारा निकाह हो गया और मैं खुर्रम की ज़िंदगी में आ गई। लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि मेरी खुशियाँ आर्जी हैं, क्योंकि वो सिर्फ मेरी खूबसूरती की वजह से मुतासर हुआ था और उसे लगा था कि मैं उसके साथ बगैर निकाह के कोई ताल्लुक़ बना लूँगी। मेरे इनकार पर उसे निकाह का रास्ता अपनाना पड़ा। तुम्हारे अब्बू भी इसीलिए मान गए थे कि देखा भाला लड़का है, वो बेफिक्र हो गए थे। लेकिन मेरी तरह उन्हें भी मालूम नहीं था कि उनका सकून आर्जी है। चंद माह बाद उसने मुझे घर से निकाल दिया। मैं दूसरी बार तुम्हारे दर पे आ गई। अंकल ने मुझे संभाला और मसालेहत की कोशिश करते रहे। मैं हामला थी, वरना मुझे तो उसी वक्त तलाक देकर भेज दिया जाता। खाला बेटे के हाथों मजबूर थी। बच्चे की पैदाइश के फ़ौरन बाद मुझे तलाक भेज दी गई। इस सारे मामले का आपके बड़े भाई को इल्म था, इसीलिए अंकल को दौरा पड़ा और वो मेरा गम नहीं सह सके। इतना कहकर उसकी हिचकी बंद गई। मैंने उसे खुलकर रोने दिया। उसके बाद अंगूठी घुमाई और नूर को लेकर जिन्नात की दुनिया में चला गया, जहाँ आकर मुझे पता चला कि जिनजादी का इंतकाल हो चुका है। ये खबर भी बुरी थी। हमारा निकाह हुआ और उसके बाद हम खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजारने लगे।